प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कानून के स्वरूप से संबंधित सिद्धांत। क्या? कानून के स्वरूप से संबंधित सिद्धांत। मैंने अक्सर देखा है कि चाहे लॉ डिपार्टमेंट की बात ही क्यों ना लूं मैं, कानून विभाग की भी, तो वहां वास्तव में कानून के सिद्धांतों की जानकारी बहुत कम होती है। इसलिए प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये लक्ष्य तय किया कि कानून की अवधारणा को समझाते समय मैं कानून के स्वरूप से संबंधित सिद्धांतों को भी समझाऊंगा। तो आज हमारा कानून की अवधारणा के ऊपर तीसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है बेटा? ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम आज केवल कानून के स्वरूप से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। और जब तक आप कानून के स्वरूप के सिद्धांत नहीं समझेंगे, तब तक कानून की अवधारणा को भी बेहतर तरीके से नहीं समझ सकेंगे। इसलिए सर्वप्रथम प्रतिदिन मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है, उनका परम दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को हमारे चैनल से अवगत कराएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का हित हो सके। मैं ये चाहता हूं कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता ना हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं आपको मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, चाहे वह फिर स्नातक स्तर की बात हो या स्नातकोत्तर स्तर की बात हो, अर्थात BA, MA या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। मेरा मूल लक्ष्य है राजनीति विज्ञान को समझाना। चलिए अब हम बात करते हैं कानून के स्वरूप से संबंधित सिद्धांत। यहां पर विशेषकर मैंने आपके लिए 5 सिद्धांत नोट किए। 5 सिद्धांतों को मैं क्रमबद्ध रूप में समझाऊंगा। इसी के साथ में इन सभी सिद्धांतों का महत्व और आलोचना भी आपको मैं संकेत रूप में बताता जाऊंगा। इनसे संबंधित जो विद्वान हैं, उनके नाम मैंने नोट भी कर दिए और हम आपको एक एक को समझाता जाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना है, क्या समझना है, कि वास्तव में बेटा व्यक्ति और राज्य, क्या कहा मैंने, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जो आधार होता है, उसमें कानून भी उसका एक आधार है। जैसे मैंने यहां पर नोट किया है, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का आधार होता है कानून, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, न्याय, राजनीतिक बाध्यकारिता। क्या? राजनीतिक बाध्यकारिता। तो ये सबके सब व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के आधार होते हैं। चूंकि अब हमारा लेक्चर तो किस पर चल रहा है? कानून के ऊपर चल रहा है, और कानून के ऊपर भी कानून के स्वरूप से संबंधित सिद्धांत। इसलिए आप यहां ये ध्यान देंगे आज, क्या, कि व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जो आधार होता है वह कानून भी होता है। मतलब कानून भी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का आधार होता है। और हमें तो कानून के स्वरूप से संबंधित सिद्धांतों को समझना है, जिसमें मैंने आपके लिए 5 सिद्धांत यहां नोट किए गए हैं। दूसरी जो यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है, इसका क्या भावार्थ होगा बेटा? देखो, ये दोनों समझना जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आगे की बात समझ में नहीं आएगी। यहां पर मैंने लिखा है राजनीति विज्ञान। राज मतलब राजनीति। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो मुख्य विषय है वो बेटा राज्य होता है। ध्यान देंगे आप, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो मुख्य विषय होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो क्या होता है? राज्य होता है, स्टेट होता है। ठीक है। स्टेट, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वास्तविक रूप में आधुनिक राजनीति चिंतन के जो जनक कहलाते हैं, कौन? मैकियावेली। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किसने किया है? आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक, पिता, संस्थापक कौन है? मैकियावेली है। और मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है द प्रिंस, राजा। इसके अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय बेटा कौन होता है? राज्य होता है। और राज्य का मुख्य कार्य होता है कानून निर्माण। ठीक है। तो यहां तक ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि वास्तविक रूप में जो राज्य होता है, क्योंकि राज्य अपने आप में अमूर्त होता है, और राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति बेटा किस में होती है? सरकार में होती है।
और सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विशेषकर कानून बनाने का कार्य कौन करती है? व्यवस्थापिका। लेकिन आधुनिक समय में यदि हम देखें तो वास्तव में व्यवस्थापिकाओं की बनस्पत कार्यपालिका ये कार्य बहुत ज्यादा करने लग गई है। इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ही व्यवस्थापिकाओं की बनस्पत कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही है। ये बात बहुत लंबी है, क्योंकि हमें तो केवल इन सिद्धांतों को समझना है। तो यहां ध्यान रखना है, राज्य का मुख्य कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर यह बात कही जा रही है, क्या कही जा रही है कि कानून निर्माण का कार्य राज्य के द्वारा किया जाता है। राज्य अपने आप में अमूर्त है, इसकी मूर्त अभिव्यक्ति है। राज्य की 6 की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसका मतलब कानून का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें तो मूल बात क्या समझनी है कि कानून के स्वरूप से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। यहां मैं 5 सिद्धांत समझाऊंगा, एक बार नाम नोट करेंगे इसके। विश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा ऐतिहासिक सिद्धांत है, तीसरा दार्शनिक सिद्धांत है, चौथा तुलनात्मक सिद्धांत है और 5वां समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। मैंने अक्सर देखा है कि किसी न किसी रूप में इन सिद्धांतों के संदर्भ में प्रश्न पूछा ही जाता है और अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। इसलिए बेटा इन 5 सिद्धांतों को आपको अच्छे से अच्छे रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, कानून के स्वरूप से संबंधित सिद्धांत। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो 5 के 5 सिद्धांत हैं, ये सभी सिद्धांत कानून के स्वरूप को दर्शाते हैं। मतलब जो 5 सिद्धांत मैंने आपको नाम काउंट कराए हैं, ये सभी सिद्धांत कानून के स्वरूप को दर्शाते हैं। जितेंद्र, धर्मेंद्र, राकेश, नोट करें बेटा। ये सभी सिद्धांत, मतलब ये 5 सिद्धांत, आप चाहे तो इन 5 के नाम लिख सकते हैं पहले। ये सभी सिद्धांत कानून के स्वरूप को दर्शाते हैं बेटा। किसको दर्शाते हैं? स्वरूप को दर्शाते हैं। यस। अब हम सबसे पहले श्री गणेश करते हैं। इसका पहला सिद्धांत है बेटा विश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या? कानून का विश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब जो ये विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये कानून के स्वरूप के बारे में क्या कहता है, ये बात समझनी है। इसके ऊपर कितने ही प्रश्न बनते हैं प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित। देखिएगा, विश्लेषणात्मक सिद्धांत के संदर्भ में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वास्तविक रूप में इसके जो समर्थक विद्वान हैं वो कौन कौन है। नोट करें, एक तो है प्लेटो। प्लेटो जो कि राजनीति दर्शन के जनक भी हैं, और प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रसिद्ध पुस्तक, प्रथम पुस्तक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। और प्लेटो की अंतिम पुस्तक है द लॉज, क्योंकि प्लेटो ने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत रिपब्लिक लिखा था। रिपब्लिक में कहा था कि कानून का शासन नहीं हो बल्कि व्यक्ति विशेष का शासन हो, जिसके लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, मतलब प्लेटो का कहना है कि ज्ञान का, विवेक का शासन होना चाहिए, ज्ञान की संप्रभुता होनी चाहिए। और जब प्लेटो वृद्ध हो जाता है तो उसने वृद्धावस्था में अपनी अंतिम पुस्तक लिखी द लॉज। द लॉज में कहा कि भाई नहीं, ऐसा व्यक्ति हम लाएं कहां से, ऐसा विवेकी ज्ञानी व्यक्ति कहां से लाएं, तो ज्ञान की संप्रभुता वास्तविक रूप में संभव नहीं हो सकती है। इसलिए प्लेटो ने वृद्धावस्था के अंतर्गत अपनी पुस्तक लिखी द लॉज, और द लॉज में कह दिया कि भाई अगर व्यक्ति विशेष का शासन संभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कानून का शासन ही स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है बेटा। इसके बाद में जीन बोंदा है, हॉब्स है, बेंथम है, हीगल है, कांट है, जॉन ऑस्टिन है। जॉन ऑस्टिन वही है जिन्होंने की कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया, जो कि मैंने पीछे अपलोड भी कर दिया है। जॉन ऑस्टिन है, हॉलैंड है और विलोबी आदि। मतलब ये जो विद्वान है ये कानून की विश्लेषणात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। ये बात आप नोट करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद में अगली बात हम लेते हैं कि जो ये विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, मतलब कानून के स्वरूप का जो ये विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसका लक्ष्य कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत को मान्यता देना है। नोट करना, यहां इसका लक्ष्य कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत को मान्यता देना है। मतलब विश्लेषणात्मक सिद्धांत मुख्यतः ये कहता है कि भाई कानून का जो स्रोत होता है वो केवल राज्य ही होता है, अर्थात राज्य के द्वारा विशेषकर कानून बनाए जाते हैं, या राज्य ही कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। ये सिद्धांत ये मानकर चलता है। तो नोट करेंगे, इसका लक्ष्य, मतलब विश्लेषणात्मक सिद्धांत का लक्ष्य कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत को मान्यता देना है। इसके बाद में इसके अनुसार, किसके अनुसार? विश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार कानून का आधार, स्रोत तथा निर्माता राज्य की प्रभुसत्ता है। मतलब विश्लेषणात्मक सिद्धांत मूलतः मानकर चलता है, क्या चलता है कि कानून का आधार, कानून का स्रोत और इसका निर्माता राज्य की प्रभुसत्ता है। मतलब ये वास्तव में कानून का जो स्रोत मानते हैं
वो राज्य को मानते हैं, और राज्य अपने आप में अमूर्त है। तो राज्य की 6 की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, और सरकार की 3 अंग होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसके अंतर्गत विशेषकर ये जो कानून का स्रोत मानते हैं वो व्यवस्थापिका को मानते हैं, विधानमंडल को मानते हैं, विधान पालिका को मानते हैं। तो नोट करेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार कानून का आधार, स्रोत तथा निर्माता राज्य की प्रभु सत्ता है। यहां पर किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विश्लेषणात्मक सिद्धांत ये कह रहा है कि वास्तविक रूप में कानून का आधार, स्रोत तथा निर्माता राज्य की प्रभु सत्ता है। मतलब राज्य वास्तविक रूप में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। ये सिद्धांत ये मानकर चलता है। नोट करें ये बात। इसके बाद में अब जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत के समर्थक विद्वान है, इन्होंने ये कहा कि भाई कानून का आधार, स्रोत तथा निर्माता राज्य की प्रभु सत्ता है। तो इसमें कुछ कमियां भी हैं, त्रुटियां भी हैं, आलोचनाएं भी हैं, जिसकी तरफ मैंने संकेत किया है। नोट करेंगे आलोचना, अर्थात विश्लेषणात्मक सिद्धांत में कमियां क्या है। तो इसमें सबसे पहली कमी तो यह है कि राज्य सत्ता के अलावा भी स्रोत है, अर्थात विश्लेषणात्मक सिद्धांत केवल वास्तविक रूप में कानून का जो स्रोत मानता है वो राज्य सत्ता को ही मानता है, जबकि राज्य सत्ता के अलावा अनेकों स्रोत होते हैं। कानून के स्रोत के ऊपर मैंने अलग से जो है लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं। मैंने वहां कानून के 7 स्रोतों की चर्चा की है, जबकि यहां ये सिद्धांत ये कह रहा है कि भाई केवल जो कानून का स्रोत है वो राज्य सत्ता ही है, जबकि हकीकत ये है कि राज्य सत्ता के अलावा कानून के और भी स्रोत होते हैं, जैसे रीति रिवाज भी होता है, सुनीति भी होती है, इसी के साथ में रीति रिवाज, प्रथाएं भी होती है, इतिहास भी होता है, विधान पालिका या व्यवस्थापिका भी होती है। तो कहने का भावार्थ ये है कि इसकी पहली जो आलोचना है वो ये राज्य सत्ता के अलावा भी स्रोत होते हैं, मतलब वास्तविक रूप में कानून के स्रोत राज्य के अलावा और भी बहुत होते हैं। जैसे यहां पर वास्तविक रूप में जो कानून का स्रोत होता है वह ऐतिहासिक कारक भी होता है, अर्थात कानून निर्माण के अंतर्गत ऐतिहासिक तत्वों का भी योगदान होता है, जबकि ये केवल राज्य सत्ता को सब कुछ मानता है। दूसरी आलोचना होगी। अगला है, राज्य सत्ता को ही स्रोत मानने से राज्य की निरंकुशता में वृद्धि होगी। अब जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो राज्य सत्ता को ही वास्तविक रूप में कानून का स्रोत मानता है। ऐसी स्थिति में राज्य की निरंकुशता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये भी इसकी जो है कमी है या आलोचना है। अगला है, ये जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो सैद्धांतिक अधिक है जबकि व्यवहारिक कम है। मतलब इसमें सैद्धांतिक बातें ज्यादा की गई है, व्यवहारिक बातें बिल्कुल कम की गई है। और ये बात सत्य भी है। देखो, कानून का स्रोत केवल राज्य नहीं होता है, कानून के स्रोत वास्तविक रूप में अनेकों होते हैं, क्योंकि जो रीति रिवाज अच्छे होते हैं, जो प्रथाएं परंपराएं अच्छी होती हैं, उनको कानून का रूप दे दिया जाता है। कहा भी जाता है कि रीति रिवाज ही राजा होते हैं, ये कहा जाता है। जब हम प्राचीन पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो वहां पर वास्तविक रूप में मलफर्ड की सिबली की पुस्तक आती है, राजनीतिक विचार और विचारधाराएं। तो राजनीतिक विचार और विचारधाराओं के अंतर्गत हिब्रू राजनीति के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। हिब्रू वहां पर एक जनजाति का नाम है, यूनान के अंतर्गत हिब्रू जनजाति का नाम है। तो वास्तव में वहां पर स्पष्ट रूप में कह दिया गया है कि रीति रिवाज ही राजा होते हैं। तो मतलब रीति रिवाजों को भी किसी न किसी रूप में कानून का स्रोत माना जाता है, और ये बात सत्य भी है। तो ये इसके अंतर्गत कमी है। अगला है, कानून का आधार शक्ति होता है, जनमत भी होता है। ध्यान दें, कानून का आधार, ये बात सत्य है कि शक्ति भी होता है, बिना शक्ति के कानूनों का पालन नहीं किया जा सकता, ये बात सत्य है। तो कानून का आधार शक्ति भी है, लेकिन जनमत भी इसका आधार होता है, जबकि विश्लेषणात्मक सिद्धांत केवल कानून का आधार शक्ति ही होता है, इसके ऊपर बल दिया है, जनमत के ऊपर बल नहीं दिया है। तो ये भी सिद्धांत की कमी है। अगला है, विश्लेषणात्मक सिद्धांत वास्तविक रूप में रूढ़िवादिता को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि ये कानून का जो ज्ञाता होता है, उस कानून के ज्ञाता को कानून को गतिहीन बनाता है। मतलब कानून का ज्ञाता कानून को गतिहीन बना देता है। कानून का जो ज्ञाता होता है वो कानून को गतिहीन बना देता है, उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रखता है। इसलिए इसके अंतर्गत रूढ़िवादी की कमी भी पाई जाती है। ठीक है बेटा। अब यहां कमियां तो है इसमें, लेकिन ये बात भी सत्य है कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत का अपना महत्व भी है। इसका महत्व क्या है कि वास्तविक रूप में जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है वह कानून को तर्क संगत बनाता है। मतलब विश्लेषणात्मक सिद्धांत कानून को तर्क संगत बनाता है। क्यों बनाता है तर्क संगत? क्योंकि वास्तविक रूप में इसका कहना यह है कि चाहे भले ही रीति रिवाज हो या जो है हम कहें कि
साम्य नीति हो या फिर प्रथाएं परंपराएं कुछ भी हो, कानूनों के मैंने 7 स्रोत आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, वहां आप देख सकते हैं। तो वास्तव में ये बात सत्य है कि कानून के अन्य जो स्रोत होते हैं वो स्रोत भी भाई कानून का रूप तभी धारण करते हैं जबकि व्यवस्थापिका के द्वारा उनको स्वीकृत कर लिया जाता है। इसलिए कानून को तर्क संगत बनाने का काम विश्लेषणात्मक सिद्धांत के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए विश्लेषणात्मक सिद्धांत कानून को तर्क संगत बनाता है। ये इसका महत्व है, नोट करेंगे। अब लेते हैं हम दूसरा सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐतिहासिक सिद्धांत। इसमें ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जाएगी, ऐतिहासिक तत्वों की बात की जाएगी, इतिहास का सहारा लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक है सैवेग्नी, बेटा नोट करेंगे, सैवेग्नी, हेनरी मेन, मैटलैंड, पोलक आदि जो विद्वान हैं वो ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है बेटा। अब अगली बात आती है कि जो ऐतिहासिक सिद्धांत है वास्तव में यह कानून राज्य की देन न होकर इतिहास की उपज बताया जाता है। मतलब जो ऐतिहासिक सिद्धांत है, ऐतिहासिक सिद्धांत कह रहा है कि कानून राज्य की देन न होकर, राज्य की देन न होकर, मतलब ऐतिहासिक सिद्धांत कानून को राज्य की देन नहीं मानता है। कानून राज्य की देन न होकर इतिहास की उपज बताया जाता है। मतलब यह सिद्धांत वास्तव में कानून को इतिहास की उपज बताता है। यहां ऐतिहासिक तत्वों को, ऐतिहासिक तथ्यों को स्थान दिया गया है कि वास्तव में कानून इतिहास की उपज है। कौन कहता है? ऐतिहासिक सिद्धांत कहता है। कैसे? क्योंकि वास्तविक रूप में रीति रिवाज तथा परंपराएं ही कानून का आधार रही हैं। भाई किसी न किसी रूप में जो रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं, अगर वो अच्छी परंपराएं हैं तो उनको वास्तव में विधानमंडल के द्वारा भी स्वीकृत कर लिया जाता है। तो डेफिनेटली रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं ही कानून का रूप धारण कर लेती हैं। जैसा कि एक विद्वान है सैविग्नी कह रहे हैं कि कानून रीति रिवाजों व लोक भावना की मूक शक्तियों द्वारा बनता है, न कि विधायक की निरंकुश इच्छा द्वारा। बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या करें? कानून रीति रिवाजों व लोक भावना की मूक शक्तियों द्वारा बनता है, न कि विधायक की निरंकुश इच्छा द्वारा। मतलब सैविग्नी का कहना है कि वास्तविक रूप में जो कानून बनता है वो रीति रिवाजों, लोक भावना की मूक शक्तियों द्वारा बनता है, न कि विधायक की निरंकुश इच्छा द्वारा। विधायक की निरंकुश इच्छा के द्वारा कानून नहीं बनता है, बल्कि वास्तविक रूप में जो अच्छे रीति रिवाज होते हैं, क्या जो अच्छे रीति रिवाज होते हैं, अच्छी परंपराएं होती हैं, वास्तविक रूप में वही धीरे धीरे कानून का रूप धारण कर लेते हैं। ये ऐतिहासिक सिद्धांत ये बात मान करके चलता है। अब ऐतिहासिक सिद्धांत जब ये कह रहा है कि वास्तव में कानून इतिहास की उपज है, तो इसके आधार पर इसमें कमियां भी निकलकर सामने आती हैं, जिसको मैंने यहाँ नाम नोट दिया है, आलोचना या त्रुटियां, कमियां, बुराइयां। क्या? कि इतिहास को अनावश्यक महत्व, मतलब ऐतिहासिक सिद्धांत ने इतिहास को अनावश्यक महत्व दिया है। इसने कह दिया है कि डेफिनेटली जो रीति रिवाज, क्या जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, प्रथाएं होती हैं, वही जो है धीरे धीरे कानून का रूप धारण कर लेती हैं, जबकि इसमें पूर्ण सच्चाई नहीं है। अगर इसमें मान लीजिएगा पूर्ण सच्चाई है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां जैसे भारत की बात में ले रहा हूं, तो भारत के अंतर्गत सती प्रथा भी तो एक परंपरा थी, लेकिन सती प्रथा क्या कानून बना? क्योंकि सती प्रथा एक अच्छी प्रथा नहीं थी, इसलिए सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो सारे जो प्रथाएं, रीति रिवाज होते हैं वो कानून थोड़े ना बन जाते हैं। जो अच्छे रीति रिवाज होते हैं, अच्छी परंपराएं होती है, केवल वही कानून का स्वरूप प्राप्त करते हैं, बाकी कानून का स्वरूप प्राप्त नहीं करते। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है कि इतिहास को अनावश्यक महत्व दिया है। इसके बाद में रीति रिवाजों के अलावा अन्य स्रोत भी हैं। चूंकि ऐतिहासिक सिद्धांत रीति रिवाजों को ही कानून का स्रोत मानता है, जबकि सच्चाई है कि रीति रिवाजों के अलावा कानून के और भी बहुत स्रोत होते हैं। जैसे स्वयं व्यवस्थापिका कानून का स्रोत है, इसके साथ में वास्तविक रूप में साम्य नीति या सुनीति भी इसका स्रोत होता है, जनमत भी इसका स्रोत होता है, और भी बहुत स्रोत है। मैंने पीछे 7 स्रोत के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, तो नाम काउंट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये जो कानून के स्रोत देखना चाहते हैं तो पिछले वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो रीति रिवाजों के अलावा कानून के और भी स्रोत होते हैं, जबकि ऐतिहासिक सिद्धांत केवल रीति रिवाजों को कानून का स्रोत मानता है। आगे सभी रीति रिवाज कानून नहीं बनते हैं। मतलब यहां पर ऐतिहासिक सिद्धांत ये कह रहा है
कि कानून रीति रिवाजों में लोक भावना की मुख्य शक्तियों द्वारा बनता है, न कि विधायक निरंकुश शिक्षा द्वारा। मतलब वास्तव में कानून रीति रिवाज में लोक भावनाओं के द्वारा ही बनता है, ये बात कही जा रही है ऐतिहासिक सिद्धांत के द्वारा। जबकि आलोचक कह रहे हैं कि सभी रीति रिवाज कानून नहीं बनते हैं। जैसे कि भारत का एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, सती प्रथा है, तो क्या सती प्रथा कानून बन गया है? भाई सती प्रथा भी तो वास्तविक रूप में एक परंपरा थी, एक रीति रिवाज था, लेकिन ये कानून नहीं बना। इसलिए सभी रीति रिवाज कानून नहीं बनते हैं। और इसी के साथ में जो ये ऐतिहासिक सिद्धांत है वो रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी क्यों? क्योंकि ये अतीत की ओर जाता है, अर्थात ये वास्तविक रूप में अतीत की बात करता है, ऐतिहासिक तथ्यों की बात करता है, इसलिए ये रूढ़िवादी है। ये रूढ़िवादिता का समर्थक है कौन? ऐतिहासिक सिद्धांत। ये भी इसमें कमी है। अब ये कमियां होने के बावजूद भी वास्तविक रूप में ऐतिहासिक सिद्धांत का महत्व भी है, जैसे मैंने नोट भी किया, इसका महत्व भी है। क्या महत्व है? कानूनी विश्लेषण के लिए पृष्ठभूमि प्रदान की, इसी के साथ में वैधानिक प्रणालियों को निरंतर जो उनमें बदलाव आता रहता है, इसका इसने समर्थन किया है। मैं समझाऊंगा इसको, समझें क्या इसका महत्व क्या है। कानूनी विश्लेषण के लिए पृष्ठभूमि प्रदान की है, अर्थात जो ऐतिहासिक सिद्धांत है इसने वास्तविक रूप में जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार की है। क्यों? क्योंकि बिना ऐतिहासिक तथ्यों के, बिना इतिहास के हम किसी बात को ठीक से नहीं समझ सकते। तो इसका सबसे पहला महत्व तो ये होगा कि कानूनी विश्लेषण के लिए पृष्ठभूमि प्रदान की है, किसने? ऐतिहासिक सिद्धांत ने। ठीक है बेटा। दूसरा महत्व है कि वास्तविक रूप में वैधानिक प्रणालियां निरंतर बदलती रहती हैं। ये ऐतिहासिक सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में समय और परिस्थिति के हिसाब से जो वैधानिक प्रणालियां होती है, जो कानून होते हैं, उनमें परिवर्तन आते रहते हैं। इस बात को ऐतिहासिक सिद्धांत स्पष्ट रूप में दर्शा रहा है और इसमें सच्चाई भी है। तो ये इसका दूसरा महत्व हो जाता है। इसलिए ऐतिहासिक सिद्धांत में कमियां भी है लेकिन इसका महत्व भी है। ये दो सिद्धांत हो गए। तीसरा सिद्धांत है कानून के स्वरूप का दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत के मुख्य समर्थक है जीन जैक्स रूसो, कांट, कोलहन। नोट करें, जीन जैक्स रूसो जो कि संविधानवादी विचारक है, सामाजिक समझौतावादी विचारक है, जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। तीन संविधानवादी विचारक मुख्य होते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, जिन्होंने की राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। राज्य की उत्पत्ति के बारे में जितने भी सिद्धांत है मैंने बेटा सारे लेक्चर अपलोड कर दिए, आप लिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। तो रूसो, कांट और कोलहन आदि दार्शनिक सिद्धांत के समर्थक हैं। अब वास्तविक रूप में जो ये दार्शनिक सिद्धांत है ये कानून का स्वरूप पहले कैसा था तथा अब कैसा है इस पर प्रकाश नहीं डालता। सबसे पहली बात नोट करनी है आपको, अक्सर विद्यार्थी गलती करते क्या कि जो दार्शनिक सिद्धांत है ना बेटा, ये कानून का स्वरूप पहले कैसा था अब कैसा है, मतलब पहले कैसा था अब कैसा है, इस पर प्रकाश नहीं डालता है। मतलब प्राचीन काल में कैसा था, वर्तमान में कैसा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यह कानून के नैतिक पहलू पर जोर देते हुए यह बताता है कि कानून कैसा होना चाहिए। दार्शनिक सिद्धांत तो केवल यह बताता है कि कानून को कैसा होना चाहिए, कानून को कैसा होना चाहिए। ये केवल मतलब भविष्य के बारे में वार्तालाप कर रहा है। ये वास्तव में कानून के नैतिक पहलू पर जोर दे रहा है कि कानून को कैसा होना चाहिए। इसका कानून पहले कैसा था अब कैसा है इससे कोई लेना देना नहीं है दार्शनिक सिद्धांत का। दार्शनिक सिद्धांत का संबंध केवल इस बात से है कि कानून को कैसा होना चाहिए। नोट करना, ये विद्यार्थी गलती करते हैं, कानून कैसा होना चाहिए दार्शनिक सिद्धांत का संबंध केवल इस बात से है। इसके बाद में जो ये दार्शनिक सिद्धांत है ये लक्ष्य की अधिक स्वरूप की कम जानकारी मिलती है। मतलब दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर यदि हम कानून के स्वरूप का अध्ययन करेंगे तो वास्तविक रूप में इसके आधार पर कानून के लक्ष्य की, कानून का लक्ष्य क्या है इसकी जानकारी अधिक मिलेगी। और लक्ष्य बता दिया है कि इसका लक्ष्य है कानून की नैतिक पहलू पर जोर देते हुए कानून कैसा होना चाहिए, ये इसका लक्ष्य है। स्वरूप की कम जानकारी मिलती है, मतलब कानून के स्वरूप की दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, कानून के लक्ष्य की जानकारी दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर मिलती है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि यह कानून के नैतिक पहलू पर जोर देते हुए यह बताता है कि कानून कैसा होना चाहिए। यह वास्तविक रूप में कानून के नैतिक पहलू पर जोर देता है, यह इसका लक्ष्य है। स्वरूप की जानकारी आपको दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर प्राप्त नहीं होगी। ठीक है बेटा। इसके बाद में जो दार्शनिक सिद्धांत है इसका कुछ महत्व भी है। महत्व यह है कि कानून को
नैतिकता के निकट लाने का प्रयास किया रहा है। मतलब जो ये दार्शनिक सिद्धांत है, इसने कानून को नैतिकता के निकट लाने का भरसक प्रयास किया। इसका योगदान या महत्व है दार्शनिक सिद्धांत का। अब लेते हैं हम चौथा सिद्धांत, तुलनात्मक सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तुलनात्मक सिद्धांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण विद्वान है, समर्थक है, वो है पाल विनीग्रोडोफ। फिर से बोल रहा हूं, पाल विनीग्रोडोफ। ये इसके सबसे महत्वपूर्ण समर्थक विद्वान है तुलनात्मक सिद्धांत के। अब वास्तव में जो तुलनात्मक सिद्धांत है, इसके अंतर्गत कानून के स्वरूप को भिन्न विधि प्रणालियों में तुलना के फलस्वरूप निर्धारित किया जाता है। मतलब तुलनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कानून के स्वरूप को जो विभिन्न विधि प्रणालियां हैं, विभिन्न देशों की जो विधि प्रणालियां हैं, उन भिन्न भिन्न विधि प्रणालियों में तुलना के फलस्वरूप निर्धारित किया जाता है। मतलब विभिन्न विधि प्रणालियों की तुलना करके उनके आधार पर वास्तविक रूप में कानून के स्वरूप को निर्धारित किया जाता है तुलनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। इसके बाद में यहां तुलना के आधार पर कानून संबंधी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब विभिन्न विधि प्रणालियों की, जैसे यहां पर ये बात आ गई है कि वैधानिक प्रणालियां या विधि प्रणालियों की तुलना करने के आधार पर कानून से संबंधित निष्कर्ष निकाले जाते हैं, कानून के स्वरूप से संबंधित निष्कर्ष निकाले जाते हैं विभिन्न विधि प्रणाली की तुलना करके, जो कि वर्तमान भविष्य के लिए उपयोगी हो, ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब विभिन्न विधि प्रणाली की तुलना करने के बाद में ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो कि वर्तमान और भविष्य के लिए उपयोगी हो। ठीक है, मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया, जो वर्तमान भविष्य के लिए उपयोगी हो। यह कानून से संबंधित धारणा कम, कानून की अध्ययन पत्तियों से अधिक है। अर्थात वास्तविक रूप में जो तुलनात्मक सिद्धांत है, वो तुलनात्मक सिद्धांत ये कानून से संबंधित धारणा बहुत कम है, जबकि कानून की अध्ययन पद्धति से इसका ज्यादा संबंध है। मतलब अध्ययन की पद्धति के बारे में ये ज्यादा बल दे रहा है, ना कि ये कानून से संबंधित धारणा है। मतलब कानून की धारणा से संबंधित बात करते हैं हम, तो ये कानून से संबंधित धारणा कम है, कानून की अध्ययन पद्धति से इसका अधिक संबंध है। ये भी बात आपको नोट करनी है। ये चौथा सिद्धांत होगा तुलनात्मक सिद्धांत। और अंतिम पांचवा सिद्धांत है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इससे संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं। पहला है ड्यूगी, दूसरा है क्रेब, तीसरा है होम्स, चौथा है पाउंड और पांचवा है लास्की आदि। मीन्स और भी बहुत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विद्वान है पांच हैं, जिन्होंने की कानून के स्वरूप के बारे में समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का समर्थन किया है। अब जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार कानून का विकास सामाजिक वातावरण का फल होता है और कानून का लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। बेटा नोट करें ये बात, क्या ये इससे संबंधित विद्वान हो गए। अब इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत के अनुसार? समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत के अनुसार कानून का विकास सामाजिक वातावरण का फल होता है। नोट करना, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार कानून का जो विकास हो सामाजिक वातावरण का फल है। क्या? कानून का जो विकास हो सामाजिक वातावरण का फल है। केवल यही बात आप नोट कर लेंगे तो सारे आंसर इसमें आ जाते हैं। क्या? सामाजिक वातावरण का फल है और कानून का लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। मतलब यहां पर समाजशास्त्री सिद्धांत कानून का जो लक्ष्य मानता है वो क्या मानता है? सामाजिक कल्याण मानता है। अगर जन कल्याण के विपरीत कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून का विरोध भी किया जाता है, किया जा सकता है। ये सिद्धांत ये बात कह रहा है, जैसा कि आगे बात आ भी जाएगी। अब लास्की के एक व्याख्यान से लास्की कह रहे हैं कि एक अच्छा कानून वह है जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतर मानवीय इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए अच्छे कानून के अतिरिक्त कोई दूसरा कानून पालन करने योग्य होता ही नहीं है। बेटा ध्यान देंगे, लास्की ने कितनी अच्छी बात कही है। यहां पर देखो, एक अच्छा कानून, मतलब यहां इससे यह भी डिफाइन हो रहा है कि एक अच्छा कानून किसे कहेंगे हम। एक अच्छा कानून वह है जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतर मानवीय इच्छाएं पूरी होती है। मतलब एक अच्छा कानून वो है जिससे अधिकतर मानवीय इच्छाएं पूरी हो रही हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कल्याण हो रहा हो, जन कल्याण हो रहा हो, जनहित में हो वो कानून। तो एक अच्छा कानून वह है जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतर मानवीय इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए अच्छे कानून के अतिरिक्त कोई दूसरा कानून पालन करने योग्य होता ही नहीं है, पालन करने योग्य होता ही नहीं है। मतलब वास्तव में यहां एच जे लास्की, हेरल्ड जोसेफ लास्की
जिनकी एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण, इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो वास्तव में लास्की ने एक अच्छे कानून के बारे में बताया कि एक अच्छा कानून क्या होता है। तो एक अच्छा कानून कौन सा होता है? वास्तविक रूप में जिसके परिणामस्वरूप अधिकतर मानव इच्छाएं पूरी होती है, इसलिए अच्छे कानून के अतिरिक्त कोई दूसरा कानून पालन करने योग्य होता ही नहीं है। तो ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत ये बात आ रही है। और इसके बाद में बेटा मैंने यहां लिखा है कि व्यक्ति कानून का पालन भय के कारण नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी होने के नाते करता है। मतलब जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है वो ये बात कह रहा है कि व्यक्ति कानून का पालन भय के कारण नहीं करता है, नो, डर के कारण नहीं करता है। व्यक्ति कानून का पालन भय के कारण नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी होने के नाते करता है। मतलब यहां वास्तविक रूप में समाजशास्त्री सिद्धांत ये कह रहा है कि व्यक्ति कानूनों का पालन भय के कारण, डर के कारण नहीं करता है, बल्कि कानूनों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। जैसा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में ही सबसे पहले बात लिख दी थी, क्या? कि मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है, स्वभाव से ही। तो किसने कही ये बात? अरस्तु ने कही सबसे पहले। मतलब अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है। इसलिए यहां पर जो समाजशास्त्री सिद्धांत है, ये समाजशास्त्री सिद्धांत के जो समर्थक है, जिसमें विशेषकर हम लास्की की बात करें तो स्पष्ट कह दिया है कि व्यक्ति कानूनों का पालन भय के कारण नहीं करता है बल्कि इसलिए करता है कि वह एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते कानूनों का पालन करता है। क्यों? अरस्तु की बात दोहरा सकते हैं हम। जैसा अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे वास्तविक रूप में राज्य और समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, अरस्तु कह रहे जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे राज्य और समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो व्यक्ति नहीं है, या तो वह देवता है या पशु है। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति है, मनुष्य है, मानव है, तो वह राज्य और समाज के बिना रह नहीं सकता। तो डेफिनेटली व्यक्ति स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होने के नाते वो नियमों का, कानूनों का पालन करता है, भय के कारण नहीं करता है। इसकी उपयोगिता है, कानूनों के पालन करने की उपयोगिता है, इसलिए उनका पालन करता है। अंत में लिखा है उनका विरोध करता है जो समाज कल्याण के विरुद्ध हो। अर्थात वास्तविक रूप में यह बात सत्य है कि ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि भी सारे जो कानून होंगे, कोई भी कानून बनाया जाए, सब कानूनों का जनता पालन करेगी। नहीं, वास्तविक रूप में जनता उन कानूनों का विरोध करती है जो समाज कल्याण के विरुद्ध हो। अगर समाज कल्याण के विपरीत कोई कानून बनाया जा रहा है तो उनका विरोध भी किया जाता है, यह बात भी सत्य है। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत ये सारी बातें आप नोट करेंगे। बेटा ये होगा कानून के स्वरूप से संबंधित 5 सिद्धांत। मैंने भरसक प्रयास किया कि इन 5 सिद्धांतों से संबंधित जितनी भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब मैंने नोट कर दी है, और जो समझाने लायक बातें थी वो मैंने आपको समझा भी दिया है, जिससे कि आपको कानून के स्वरूप से संबंधित जो 5 सिद्धांत है इनको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आए। आशा करता हूं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी कानून के स्वरूप से संबंधित जो ये 5 सिद्धांत हैं, इन 5 सिद्धांतों को ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।